नमस्कार साथियों, आपका अपने लक्की सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। साथियों, अब तक हमने राजस्थान के एकीकरण, रणथंभौर के चौहान, जालोर के चौहान, सांबर के चौहान के बारे में अध्ययन किया है और आज हम साथियों मेवाड़ राज्य के इतिहास के बारे में और मेवाड़ पर ही शासन करने वाले दो राजवंश, गुहिल राजवंश और सिसोदिया राजवंश के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हुए मेवाड़ राज्य के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें मेवाड़ राज्य की सामान्य जानकारी होना अति आवश्यक है। हमें यह पता होना बहुत जरूरी है कि मेवाड़ पर कौन कौन से दो राजवंशों ने शासन किया था, मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था, उसका नाम मेवाड़ क्यों पड़ा, प्राचीन नाम जो था वह क्यों पड़ा, वहां पर कौन से वंश की स्थापना कब किसने की, कौन सा शासक कैसा था, मेवाड़ राज्य का राज चिन्ह यानी ध्वज कैसा था, उन सभी के बारे में अध्ययन करना है। देखो साथियों, मैंने जब बप्पा रावल का टॉपिक पढ़ाया था उसमें मेवाड़ से संबंधित सामान्य जानकारी दी थी, लेकिन आज हमें मेवाड़ से संबंधित जो सामान्य जानकारी है वह अधूरी नहीं, पूरी पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय हमारे देश में रियासतों के एकीकरण की समस्या उभर कर आई थी और वह समस्या हमारे राजस्थान में भी थी। राजस्थान के एकीकरण में हमने पढ़ा था कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे, कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। तभी हम सभी ने जाना कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 19 रियासतें थी। कितनी थी? 19 रियासतें थी। आप सभी को पता है, पता है ना? इन 19 रियासतों में एक रियासत कौन सी थी? मेवाड़ भी थी। उन 19 रियासतों में एक रियासत कौन सी थी? मेवाड़ थी। यह मेवाड़ उन 19 रियासतों में सबसे प्राचीन रियासत थी। यह भी पढ़ा था कि राजस्थान में जितनी रियासतें थी उनमें सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? मेवाड़ थी। कौन सी थी? मेवाड़ थी। अब यहां पर आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाता है कि मेवाड़ क्या था। मेवाड़ राजस्थान में एक रियासत थी जो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी, जिसे प्राचीन काल में यानी हम कह सकते हैं महाभारत काल में सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। यानी इसे प्राचीन काल में किस किस नाम से जाना जाता था? सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। और किस नाम से जाना जाता था सर? प्रागवाट के नाम से जाना जाता था। और किस नाम से जाना जाता था? मेदपाट के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? मेदपाट के नाम से जाना जाता था। आपको यह पता होना चाहिए कि जो प्रागवाट शब्द है वह कौन सी भाषा का शब्द है और मेदपाट है वह कौन सी भाषा का है। देखो, मेदपाट जो शब्द है वो तो है संस्कृत भाषा का, और प्रागवाट शब्द है वो कौन सी भाषा का है? हिंदी भाषा का है। कौन सी भाषा का है? हिंदी भाषा का। ये कहा जाता है कि महाभारत काल में एक जनपद हुआ करता था जिसका नाम था सीवी जनपद। क्या नाम था? सीवी जनपद, जिसकी एक राजधानी हुआ करती थी और उस राजधानी का नाम क्या था? मध्यमिका। क्या नाम था? मध्यमिका भी कह सकते हो आप, माध्यमिका भी कह सकते हो। जिसका वर्तमान में क्या नाम है? मध्यमिका का वर्तमान में क्या नाम है?
वर्तमान में इसका नाम है नगरी। क्या नाम है? नगरी, जो कहाँ है? चित्तौड़ में है। कहाँ है? चित्तौड़ में है। यहां तक किसी के कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मेवाड़ राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी। मेवाड़ को प्राचीन काल में सीवी जनपद, प्रागवाट, मेदपाट के नाम से जाना जाता था। प्रागवाट हिंदी भाषा का शब्द है, मेदपाट संस्कृत भाषा का शब्द है। महाभारत काल में एक जनपद हुआ करता था सीवी जनपद, जिसकी राजधानी क्या थी? मध्यमिका। वर्तमान में उसका नाम क्या है? नगरी। और ये कहा? चित्तौड़ में। यही सीवी जनपद क्या कहलाया? बाद में मेवाड़ कहलाया था। अब इसका एक मुख्य सवाल ये उठता है कि इसका नाम मेदपाट या मेवाड़ क्यों पड़ा? देखो, ये कहा जाता है कि इस क्षेत्र पर पहले मेव या मेर जाति का अधिकार था, या हम ये कह सकते हैं मेद जाति का अधिकार था। लेकिन विशेष मेव या मेर याद रखना है, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा था? मेदपाट पड़ा था। क्या पड़ा था? मेदपाट पड़ा था। ध्यान रहेगा आप सभी के कि यहां पर मेर जाति के लोगों की अधिकता होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? मेदपाट पड़ा था। क्या पड़ा था? मेदपाट पड़ा था। अब देखो, बात करते हैं हमें यहां के राजवंश की। देखो, यहां पर मुख्य रूप से 2 राजवंशों ने शासन किया है। हालांकि राजवंश एक ही है, लेकिन उसी से दूसरा राजवंश निकला था, सिसोदिया वंश। पहला राजवंश गुहिल वंश, दूसरा राजवंश सिसोदिया वंश। कौन सा? सिसोदिया वंश। एक विशेष बात आप ये ध्यान रखेंगे कि मेवाड़ शब्द का अर्थ क्या होता है। कई बार पूछ लिया जाता है मेवाड़ शब्द का अर्थ क्या होता है, तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। देखो, मेवाड़ शब्द का अर्थ क्या है? अर्थ की बात करें, कोई आपसे पूछे कि मेवाड़ शब्द का अर्थ क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हो, मेव जाति से रक्षित प्रदेश। मेव जाति से रक्षित प्रदेश को क्या कहा गया है? मेवाड़ कहा गया है। ये नहीं कि मेर जाति के लोगों की अधिकता होने के कारण मेवाड़ कहा गया, नहीं। मेव जाति से रक्षित प्रदेश को क्या कहा गया है? मेवाड़ कहा गया है, जिसमें वर्तमान में मुख्य रूप से उदयपुरी, राजसमंदी, भीलवाड़ा और चित्तौड़ का क्षेत्र आता है। किस किस का क्षेत्र आता है? उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र आता है। किसमें? मेवाड़ में। ऐसे ही एक जनपद और हुआ करता था, जो सबसे प्राचीन जनपद भी माना जाता है, मत्स्य जनपद, जिसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बैराटनगर के नाम से जाना जाता है। इसे हवेन सांग ने पारियत्र नाम दिया था। क्या नाम दिया था? पारियत्र नाम दिया था। अब देखो, बात कर रहे थे हम किसकी? वंश की। देखो, मेवाड़ पर जिस राजवंश ने शासन किया है वो संसार का सबसे प्राचीन राजवंश है। अब आप कहेंगे सर कैसे? जिस समय मेवाड़ पर गुहिल वंश की स्थापना हुई थी, उस समय से लेकर जब राजस्थान का निर्माण हुआ था, उस समय तक मेवाड़ पर इसी राजवंश ने इतने लंबे समय तक अधिकार किया था। इसलिए ये कहा जाता है कि मेवाड़ पर शासन करने वाला राजवंश संसार का सबसे प्राचीन राजवंश है, और यह संसार का पहला ऐसा राजवंश है जिसने इतने लंबे समय तक शासन किया था। अब देखो, हम चर्चा कर रहे हैं किसकी? मेवाड़ की। यहां तक तो आप सभी के समझ में आ गया होगा, आसानी से कर सकते हो। वेरी गुड, बहुत अच्छे विद्यार्थी हो। अब देखो, आगे की चर्चा करते हैं। ये क्या है अपना?
मेवाड़ है। क्या है? मेवाड़। ध्यान रह जाएगा आसानी से। मेवाड़ पर 2 राजवंशों ने शासन किया है। कितने राजवंशों ने? 2 ने। एक राजवंश का तो नाम है गुहिल राजवंश और दूसरे राजवंश का नाम है सिसोदिया राजवंश। गुहिल वंश के जितने भी शासक हुए हैं उनके किसकी उपाधि लगी हुई है? रावल की उपाधि लगी हुई है। यानी नाम के साथ क्या जुड़ा हुआ है? रावल जुड़ा हुआ है। और सिसोदिया वंश के जितने भी राजा हुए हैं उनके नाम के साथ राणा या महाराणा की उपाधि लगी हुई है। ध्यान में रह जाएगा। गुहिल वंश को लेकर इतिहासकारों में मतभेद बना हुआ है। हालांकि ये सिसोदिया वंश इसी से निकलेगा, तो जो मत इसके होंगे वही मत इसके होंगे। तो गुहिल राजवंश को लेकर इतिहासकारों में क्या बना हुआ है? मतभेद बना हुआ है। जैसे कि अबुल फजल है। कौन है? अबुल फजल। ध्यान रखना है, अबुल फजल इन गुहिलों को, किनको? इन गुहिलों को ईरान के शासक नौशेखा आदिल की संतान बताया है। किसकी संतान? नौशेखा आदिल की संतान बताया है। किसने? अबुल फजल ने। यानी अबुल फजल के अनुसार मेवाड़ के गुहिल कौन थे? ईरान के शासक नौशेखा आदिल की संतानें थी। जबकि डॉक्टर भंडारकर ने आहड़ शिलालेख में, या हम कह सकते हैं आहड़ शिलालेख के अनुसार गुहिलों को क्या बताया है? ब्राह्मण बताया है। क्या बताया है? ब्राह्मण बताया है। कर्नल जेम्स टॉड, नाम सुना होगा आपने, राजस्थान के इतिहास के जनक, घोड़े वाले बाबा। कर्नल जेम्स टॉड ने इन गुहिलों को गुजरात के शासक शिलादित्य की संतान बताया। किसकी संतान बताई है? गुजरात के शासक शिलादित्य की संतान बताई है। अब इससे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें एक छोटी सी कहानी देखनी होगी। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि मेवाड़ के जो गुहिल है वो भगवान रामचंद्र के पुत्र कुश के वंशज थे। ये कहा जाता है कि भगवान रामचंद्र के पुत्र कुश के वंशजों में गुहादित्य नाम का एक प्रतापी शासक हुआ है जिसने 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना की थी। स्थापना के बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन इससे पहले हम कर्नल जेम्स टॉड के इस गुजरात के शासक शिलादित्य की संतान से संबंधित जुड़ी हुई कहानी के बारे में देख लेते हैं। और जरूरी भी है क्योंकि हमें हर बात की जानकारी होनी चाहिए। देखो, ये कहा जाता है कि एक विवस्वान नाम का व्यक्ति हुआ है। किस नाम का व्यक्ति हुआ है? विवस्वान नाम का व्यक्ति हुआ है, जिसकी उत्पत्ति सूर्य से हुई है। किससे हुई है? सूर्य से हुई है। यानी कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि गुहिलों को की उत्पत्ति सूर्य से हुई है, इसलिए वे सूर्यवंशी है। ये अपने आप को हिंदुआ सूरज भी कहते थे। तो देखो, विवस्वान की उत्पत्ति किससे मानी गई है? सूर्य से। इस आधार पर मेवाड़ के गुहिलों को क्या कहा जा सकता है?
सूर्यवंशी कहा जा सकता है। देखो ये कहा जाता है कि विवस्वान के वंश में कई सालों बाद राजा दशरथ का जन्म हुआ था। अब आप सभी को पता है दशरथ कौन थे? राम के पिता। अब दशरथ के पुत्र आप सभी को पता है कौन है? श्री राम, भगवान रामचंद्र। अब आप सभी को यह भी पता है कि भगवान राम के दो पुत्र थे। एक का नाम क्या था? लव, और दूसरे का नाम क्या था? कुश। क्या नाम था? लव और कुश। अब यहां पर मैंने क्या बताया था कि कुश के वंशजों में गुहादित्य नाम का एक प्रतापी शासक हुआ है। तो देखो इनके ही वंश में 108वां शासक, या हम कह सकते हैं 108वां वंशज कौन हुआ है? पता होना चाहिए आपको, ध्यान में रहना चाहिए आपके। विजय भूप। कौन हुआ है? विजय भूप। यहां तक आप सभी को पता लग गया होगा। वीरसवान की उत्पत्ति सूर्य से हुई। इसके वंश में किसका जन्म हुआ? दशरथ का। दशरथ के बाद राम का। राम के दो पुत्र थे, लव और कुश। फिर 108वां वंशज कौन हुआ है? विजय भूप हुआ है। क्या हुआ है? विजय भूप हुआ है, जिसकी राजधानी क्या थी? अयोध्या। राजधानी क्या थी? अयोध्या थी। ध्यान रखना, राजधानी थी अयोध्या। कौन सी नदी के किनारे पर अयोध्या? सरयू नदी के किनारे पर। इसके बाद ये विजय भूप है, यहां अयोध्या से सीधा कहां आया? वल्लभी नगर आया। अब आप ये कहेंगे सर वल्लभी नगर कहां है? वल्लभी नगर है गुजरात में। कहां है? गुजरात में। यहां पर आया और इसे उसने अपनी नई राजधानी बना लिया। किसको बनाया? वल्लभी नगर को। अयोध्या को छोड़ दिया और किस में आकर बस गया? वल्लभी नगर में आकर बस गया। ऐसे याद नहीं रहे तो वैसे विजय भूप और वैसे वल्लभी नगर। यानी पहली राजधानी कौन सी थी? अयोध्या। फिर राजधानी किसको बनाया उसने? वल्लभी नगर को। इस प्रकार वल्लभी नगर का विजय भूप पहला शासक बन गया। कोई भी आपसे पूछे कि वल्लभी नगर का प्रथम शासक कौन था, तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? विजय भूप होना चाहिए। किसके वंशजों में था? कुश के वंशजों में था। किसके वंशजों में था? कुश के वंशजों में था। अब देखो विजय भूप के बाद वल्लभी नगर का छठवां शासक, छठा शासक पता है कौन बना? शीलादित्य। छठा शासक कौन बना? शीलादित्य। यहां तक सभी को पता लग गया होगा। विवस्वान की उत्पत्ति सूर्य से, फिर दशरथ थे। दशरथ के बाद शासक राम, राम के दो पुत्र लव कुश, इनके वंशजों में विजय भूप 108वां शासक था। फिर इसने अयोध्या से राजधानी किसको बनाई? वल्लभी को। यह वल्लभी का पहला शासक था। और वल्लभी का छठा शासक कौन था? शीलादित्य। अब देखो आप सभी को पता है कि जैसे मान लो ये अपना गुजरात है और ये दक्षिणी भारत है, और यहां अपना क्या है? राजस्थान है। राजस्थान में यहां पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है आबू। यहां पर परमार वंश के राजाओं का शासन था और परमार वंश की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था पुष्पावती। और यहां गुजरात में वल्लभी का शासक कौन है वर्तमान में? शीलादित्य। इस शीलादित्य का विवाह आबू की परमार वंश की राजकुमारी पुष्पावती के साथ हो जाता है। क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है। क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है। अभी पुष्पावती के क्या हुआ कि लगातार 6 पुत्रियां हुई। कितनी पुत्रियां हुई? 6 पुत्रियां।
बेटियों से घर भर गया। कुछ लोग बेटियों को बोझ समझते हैं, लेकिन बेटियां बेटों से कम नहीं होती है। कभी नहीं सोचे कि बेटियों से घर भर गया, नहीं, बेटी है तो सब कुछ है। इसीलिए सरकार ने अभियान चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। बेटे से बहुत ज्यादा अच्छी होती है बेटियां, जो दो दो घरों को रोशन करती है। कितने घरों को रोशन करती है? दो दो घरों को रोशन करती है। पीहर वाले कहते हैं कि तेरा ये घर नहीं है, ससुराल वाले कहते हैं कि तेरा ये घर नहीं है, तो फिर उनका घर कौन सा है? भूल जाते हैं ससुराल वाले कि ये आपकी खुशी के लिए अपने परिवार के लोगों को छोड़कर आई है। इसलिए बेटियों का सम्मान करें, उन्हें आदर दें, ताकि देश आगे बढ़ सके। तो 6 पुत्रियां हुई, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। इसलिए क्या हुआ कि ये पुष्पावती है, गुजरात से यानी वल्लभी से कहां जाती है? आबू जाती है। कहां जाती है? आबू जाती है, जहां पर एक अपूर्वा देवी का मंदिर है। क्या है? मंदिर है। उस मंदिर में जाकर पुत्र की मनौती मांगती है। क्या मांगती है? पुत्र की मनौती मांगती है। पीछे से क्या होता है? वल्लभी पर अरबों का आक्रमण हो जाता है। किसका? अरबों का आक्रमण हो जाता है, और उस आक्रमण में शिलादित्य युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब देखो, उधर पुष्पावती क्या है? गर्भवती है। इधर शिलादित्य है, उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब पहले क्या होता था हिंदू समाज में? विशेषकर पहले 3 रीति रिवाज हुआ करते थे, 3 प्रथाएं थी। जैसे पति की मृत्यु होने पर या तो औरत को सती होना पड़ता था, लेकिन जो गर्भवती औरत होती थी वो सती नहीं हो सकती थी। तो पुष्पावती गर्भवती थी। विधवा होने पर वह अपने पिता के घर में अधिक दिनों तक नहीं रह सकती थी, तो सती भी नहीं हो सकती, और पिता के घर भी नहीं रह सकती, वापस ससुराल भी नहीं जा सकती। तभी आबू की जो राजकुमारी थी पुष्पावती, वह आबू से सीधी कहां जाती है? एक स्थान है जिसका नाम है वीरनगर, वहां जाती है। कहां जाती है? वीरनगर जाती है। और इस वीरनगर में जाकर एक ब्राह्मणी थी। क्या थी? एक ब्राह्मणी, अकेली थी बेचारी, जिसका नाम था कमलावती। उसके पास जाकर रहती है, ताकि किसी को यह न पता लगे कि आबू की राजकुमारी पुष्पावती शिलादित्य के पुत्र को जन्म देने वाली है। और वहां पर गुफा में, किसमें? गुफा में एक पुत्र को जन्म देती है। किसको जन्म देती है? पुत्र को जन्म देती है। और गुफा में उस पुत्र को जन्म देने के कारण उसका नाम क्या रखा? गुहादित्य रखा। यानी गुहिल वंश का संस्थापक कौन था? गुहादित्य था। लेकिन यह कहा जाता है कि पुष्पावती की कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है, इसलिए गुहादित्य का लालन पालन वीरनगर की ब्राह्मणी कमलावती ने किया। यानी कोई आपसे पूछे कि गुहादित्य की धाय मां कौन थी? धाय मां, तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? कमलावती थी। क्या थी? कमलावती थी।
यहां तक आप सभी के समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि गुहिल वंश का संस्थापक गुहादित्य है, वह किस प्रकार से कुश के वंशजों में से था। तो ध्यान देंगे, विवस्वान के बाद दशरथ, दशरथ के बाद राम, राम के बाद लवकुश, लवकुश के बाद विजयभूप, विजयभूप ने वल्लभी को राजधानी बनाया और इसी वल्लभी का छठा शासक कौन हुआ? शीलादित्य, जिसका विवाह किसके साथ हुआ? आबू की राजकुमारी पुष्पावती के साथ। लेकिन जब ये गर्भवती थी तब शीलादित्य अरबों के साथ हुए युद्ध में मारे गए। तब पुष्पावती कहाँ आई? वीरनगर, किसके पास? एक ब्राह्मणी कमलावती के पास, जहां पर पुत्र को जन्म देने के कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। और किसने पालन पोषण किया? कमलावती ने किया था। किसने पालन पोषण किया था? कमलावती ने किया था। इस प्रकार आप सभी के समझ में आ गया होगा कि गुजरात में वल्लभी का राजा शीलादित्य था, जिसकी पत्नी पुष्पावती थी और उस पुष्पावती ने गुफा में एक पुत्र को जन्म दिया। गुफा में एक पुत्र को जन्म देने के कारण उसका नाम क्या रखा गया? गुहादित्य रखा गया था। अब देखो, कई बार क्या होता है, ये पूछ लिया जाता है कि इनका राज्यारोहण या राज तिलक कौन करता है। दो कहावतें प्रचलित है। एक तो ये कहा जाता है कि एक बार ऊंदरी नामक गांव में, किस गांव में? ऊंदरी नामक गांव में कुछ बच्चे खेल रहे थे। क्या कर रहे थे? कुछ बच्चे खेल रहे थे। उस गांव में जब वे बच्चे खेल रहे थे तब क्या हुआ कि वहां पर एक भील बालक ने, किसने? एक भील बालक ने गुहादित्य का राज्यारोहण कर दिया। क्या कर दिया? राज्यारोहण कर दिया, अर्थात अपने खून से राज तिलक कर दिया। किसका? गुहादित्य का। तब से मेवाड़ के जितने भी शासक हुए हैं उनका राज तिलक ऊंदरी गांव के भील सरदारों के द्वारा किया जाता है। कोई भी आपसे पूछे कि मेवाड़ के शासकों का राज तिलक किसके द्वारा किया जाता है? भील सरदार के द्वारा। और कौन से गांव के सरदार के द्वारा? भील गांव के सरदार के द्वारा किया जाता है। दूसरा मत यह है कि गुहिलादित्य है, वह जंगलों में रहा था, उसने भीलों की एक बड़ी सेना तैयार की और उन्हीं भीलों के द्वारा उनका क्या किया गया था? राज तिलक किया गया था। तो आपको ये पता होगा कि किस प्रकार से गुहिलादित्य का जन्म हुआ था। ये ध्यान रहे कि विवस्वान जो शब्द है वो कौन सी भाषा का? ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। संस्कृत भाषा का शब्द है। यहां तक सभी के समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? मेवाड़ रियासत के झंडे की और उसके कौन कौन सी राजधानियां बनी थी उनकी। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना कैसे हुई, कब हुई और किसने की थी, क्योंकि पता होना चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए। देखो, मेवाड़ के शासकों को किसी के द्वारा सूर्यवंशी कहा गया है, किसी के द्वारा इन्हें ब्राह्मण बताया गया है, किसी के द्वारा इन्हें विदेशी बताया गया है, किसी के द्वारा इन्हें ईरान के शासक नौशेखा आदिल की संतानें कहा गया है, तो किसी ने इन्हें शीलादित्य की संतानें कहा है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, आरएस लेवल की बातें, पटवार, एसआई, इनमें नहीं पूछा जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि मेवाड़ के गुहिल शासक सूर्यवंशी थे, पक्ष में कोई दो तर्क दीजिए या कौन से दो तर्क सही है। तो सबसे पहला तो मेवाड़ के जो शासक है ये सूर्यवंशी होने के प्रमाण बता रहा हूं मैं आपको। सूर्यवंशी होने के प्रमाण, मेवाड़ के शासक अपने आप को क्या कहते थे? हिंदुआ सूरज कहते थे। पहला प्रमाण, अपने आप को क्या कहते थे? हिंदुआ सूरज कहते थे। दूसरा, इनका जो राज चिन्ह था, राज चिन्ह की भी चर्चा करेंगे हम अभी। राज चिन्ह था, उस पर सूर्य की आकृति थी। किसकी आकृति थी? सूर्य की आकृति थी, जो ये सिद्ध करती है कि ये सूर्यवंशी थे। तीसरा,
ये कहा जाता है कि जो बप्पा रावल ने सोने के सिक्के चलाए, बप्पा रावल ने जो सोने के सिक्के चलाए थे, सोने के सिक्के चलाए थे, उन सिक्कों पर किसकी आकृति थी? सूर्य की आकृति थी। हालांकि मैंने आपको यह भी बताया कि भगवान शिव और शिव से जुड़े हुए हर चीज की आकृति है। चौथा ये बताया गया है कि इस वंश में एक शासक हुए जिनका नाम है महाराणा रायमल। क्या नाम है? महाराणा रायमल। ध्यान रहे, महाराणा लगा हुआ है तो क्या लगाओगे आप? सिसोदिया वंश, है ना। सिसोदिया वंश किससे निकला है? गुहिल वंश से निकला है। महाराणा रायमल ने अपने लेख में, महाराणा रायमल ने अपने लेख में एक शब्द लिखवाया है और वह शब्द क्या है? सूर्यवंशी। क्या है? सूर्यवंशी। ध्यान रहे कि सूर्यवंशी क्षत्रिय शब्द लिखवाया है। क्या लिखवाया है? सूर्यवंशीय क्षत्रिय शब्द लिखवाया है, शब्द लिखवाया है। दो की जगह कितने प्रमाण बता दिए मैंने आपको? 4 प्रमाण। मेवाड़ के शासक अपने आप को क्या कहते थे? हिंदुआ सूरज। उनके राज चिन्ह यानी ध्वज पर किसकी आकृति है? सूर्य की। बप्पा रावल ने जो सोने के सिक्के चलाए उन पर किसकी आकृति है? सूर्य की। महाराणा रायमल ने अपने लेख में क्या लिखवाया? सूर्यवंशीय क्षत्रिय शब्द लिखवाया है। नैन्सी और टॉड ये दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बताया कि मेवाड़ में जिस गुहिल वंश ने शासन किया था उस गुहिल वंश की टोटल 24 शाखाएं थी। मेवाड़ के अलावा डूंगरपुर, ध्यान रहे, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में भी गुहिल वंश की शाखाएं थी। गुहिल वंश की शाखाएं थी और यहाँ के जो गुहिल वंश के शासक थे वो अपने नाम के साथ क्या लगाते थे? महारावल लगाते थे। और मेवाड़ में जो गुहिल वंश के शासक थे वो अपने नाम के साथ रावल लगाते थे। फिर जब वो किस में परिवर्तित हो गया? सिसोदिया में, तब राणा या महाराणा लगाते थे। यहां तक सभी के समझ में आ गया होगा। अब हम चर्चा करते हैं, देखो यहाँ पर एक शब्द आ रहा है राज चिन्ह की, इसकी चर्चा करते हैं, यानी मेवाड़ के झंडे की चर्चा करते हैं। ये सामान्य जानकारी है सारी। मेवाड़ का ध्वज, मेवाड़ का ध्वज या राज चिन्ह पता होना चाहिए आपको। देखो मेवाड़ का ध्वज कैसा है, आपको दिखा दूं मैं बनाकर। दिख रहा होगा सभी को आसानी से, किसी की कोई समस्या नहीं आएगी मेरे हिसाब से। दिख रहा है? वेरी गुड, बहुत अच्छे हो। देखो मेवाड़ का राज चिन्ह ऐसा हुआ करता था, ध्वज ऐसा हुआ करता था। अब जो ये बीच का जो हिस्सा है इसमें चित्तौड़ दुर्ग का दृश्य था। किसका दृश्य था? चित्तौड़ दुर्ग का दृश्य था। यहां पर ऊपर अब आकृति से बता सकते हो किसकी आकृति थी? सूर्य की आकृति थी। किसकी आकृति थी? सूर्य की आकृति थी। यहां पर एक योद्धा बना हुआ है, जो कौन है? क्षत्रिय योद्धा। कौन है? क्षत्रिय योद्धा है। इधर भी एक योद्धा बना हुआ है जो एक भील योद्धा है। कौन है? भील योद्धा। ये कहा जाता है कि ये भील सेनापति पुंजा की आकृति है।
किसकी आकृति है? पुंजा की आकृति है। अब जो ये भील योद्धा है इसके हाथ में तो क्या दिखाया गया है? भाला। और ये जो क्षत्रिय योद्धा है इसके हाथ में क्या दिखाई गई है? तलवार। क्या दिखाई गई है? तलवार दिखाई गई है। ध्यान रखना, अच्छी तरह से देखना। और ये जो नीचे पट्टी सी दी गई है इसमें मेवाड़ के शासकों या हम कह सकते हैं मेवाड़ के राजवंश का आदर्श वाक्य लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जो दृढ़ राखे, ध्यान रहे, जो दृढ़ राखे धर्म को तीही राखे करतार, तीही राखे करतार। अब आपसे कोई पूछे कि मेवाड़ के राजवंश, चाहे गुहिल राजवंश पूछ ले चाहे सिसोदिया राजवंश का आदर्श वाक्य क्या था? जो दृढ़ राखे धर्म को तीही राखे करतार, यानी जो धर्म का रक्षक होता है ईश्वर उसका रक्षक होता है और वही एक सच्चा शासक होता है। तो ध्यान रह जाएगा कि मेवाड़ का जो राज चिन्ह था यानी जो ध्वज था वो कैसा था? ऐसा बना हुआ है जिसमें बीच में चित्तौड़ दुर्ग का दृश्य है, ऊपर सूर्य की आकृति है, इधर क्षत्रिय योद्धा है जिसके हाथ में क्या दर्शाई गई है? तलवार। इधर वीर योद्धा है जिसके हाथ में क्या दर्शाई गई है? दर्शाया गया है भाला। और नीचे जो पट्टी लिखी है उसमें उनका एक आदर्श वाक्य लिखा हुआ है जो क्या है? जो दृढ़ राखे धर्म को तीही राखे करतार। ये हो गई ध्वज की बात। अब हम बात करते हैं गुहिल वंश में जो शासक हुए हैं उनके कुल देवता की, कुल देवी की, आराध्य देवता की, इष्ट देवता की या इष्ट देवी की, और मुख्य राजधानियों की। ये आप सभी के समझ में आ गया हो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब देखो सबसे पहले यहां पर गुहिल वंश आया था, तो गुहिल वंश के किसकी बात करनी है हमें? कुल देवता की। गुहिल वंश के कुल देवता कौन थे? देखो गुहिल वंश के जो कुल देवता है वो है एकलिंग नाथ जी। कौन है? एकलिंग नाथ जी। आप सभी को पता है एकलिंग नाथ जी का मंदिर कहां है? कैलाशपुरी, उदयपुर में। बप्पा रावल के टॉपिक में मैंने बताया। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यानी निर्माता कौन था? बप्पा रावल, जिसका वास्तविक नाम क्या है? कालभोज। कोई भी आपसे पूछे कि गुहिल वंश का कुल देवता कौन है तो आप क्या बताओगे? एकलिंग नाथ जी। एकलिंग नाथ जी का मंदिर कहाँ है? कैलाशपुरी में। कैलाशपुरी कहाँ है? उदयपुर में। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बप्पा रावल ने। किसने करवाया था? बप्पा रावल ने। अब बात करते हैं गुहिल वंश के आराध्य देव की। किसकी? आराध्य देव की। आराध्य देव कौन थे बता सकते हो? यानी आराध्य देवता कौन थे? गढ़बोर का चार भुजा नाथ मंदिर। गढ़बोर का चार भुजा नाथ मंदिर कहां है सर? राजसमंद में। बताया था ना कि मेवाड़ में उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा के क्षेत्र आते हैं। तो गुहिल वंश के आराध्य देवता कौन है? गढ़बोर का चार भुजा नाथ मंदिर है। अब कोई पूछे कि गुहिल वंश की कुल देवी कौन है? कुल देवी ये भी पता होनी चाहिए आपको। बता सकते हो आसानी से, बहुत इजी है। कोई भी विद्यार्थी, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं आपको। कुल देवी है बाण माता। बाण माता का मंदिर कहाँ है? चित्तौड़ दुर्ग में। कहाँ है? बाण माता का मंदिर कहाँ है? चित्तौड़ दुर्ग में है।
ध्यान रहे, अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए कि बाण माता का मंदिर कहाँ है, चित्तौड़ दुर्ग में। कहाँ है, चित्तौड़ दुर्ग में। लेकिन बाण माता के एक मंदिर नहीं है, बाण माता के 2 मंदिर है। तो आप कहेंगे सर दूसरा मंदिर कहाँ है? पहला तो कहाँ है, चित्तौड़ दुर्ग में, और दूसरा मंदिर कहाँ है, केलवाड़ा में। केलवाड़ा कहाँ है सर? राजसमंद में। कहाँ है, राजसमंद में। अब बात करते हैं हम किसकी, कुल देवता के बाद हमने बात की थी आराध्य देवता की। अब हम बात करते हैं आराध्य देवी की। आराध्य देवी कौन थी? यानी आराध्य देव को इष्ट देवता और आराध्य देवी को इष्ट देवी कहते हैं। क्या कहते हैं? इष्ट देवी कहते हैं। ध्यान रहे, भूल मत जाना, कभी परीक्षा में ये इष्ट देव लिखते ही आप कंफ्यूज होगे, सर ने कभी तो बताया ही नहीं। आराध्य देवता को ही इष्ट देव कहा जाता है और आराध्य देवी को ही क्या कहते हैं, इष्ट देवी कहते हैं। तो इनकी आराध्य देवी कौन थी? 4 भुजा माता। कौन थी? 4 भुजा माता। कहाँ है सर? हल्दी घाटी। कहाँ है? हल्दी घाटी। तो पता लग गया होगा आपको कि गुहिल वंश के कुल देवता एकलिंगनाथ जी कहाँ है? कैलाशपुरी उदयपुर। आराध्य देवता गढ़बोर का 4 भुजा नाथ मंदिर राजसमंद। कुल देवी बाण माता चित्तौड़ और केलवाड़ा। आराध्य देवी अनिष्ट देवी 4 भुजा माता हल्दी घाटी। अब देखो, मेवाड़ की कई राजधानियां हुई है, कई राजधानियां हुई है। 1-2 होती तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से याद हो जाती, लेकिन कई राजधानियां हुई है। वो राजधानियां कौन कौन सी है? मेवाड़ की राजधानियां, राजधानियां। अब देखो, सबसे पहली राजधानी थी नागदा। किसने बनाई सर? बप्पा रावल ने, जिसका वास्तविक नाम क्या है? कालभोज। क्या नाम है? कालभोज। दूसरी राजधानी कौन सी है? आहड़। ऐसे आहड़, ऐसे राजा अल्लट, अल्लट ने। तीसरी राजधानी कौन सी है? चित्तौड़गढ़। कौन सी है? चित्तौड़गढ़। सर किसने बनाई थी? पता होना चाहिए, जेत्र सिंह ने। किसने? जेत्र सिंह ने। चौथी राजधानी कौन सी है? पता होना चाहिए, उदयपुर। उसे उदयपुर और उसे उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह ने, महाराणा उदय सिंह ने। पांचवी राजधानी कौन सी है सर? गोगुंदा। पता ही आपको किसने बनवाई थी? बता सकते हो आप आराम से? बता सकते हो क्या? ये भी बनवाई थी महाराणा उदय सिंह ने। महाराणा उदय सिंह ने। ध्यान रखना है, कभी भूल जाओ, ठीक है? भूलना नहीं है। छठी राजधानी, ध्यान रहे, कुंभलगढ़। सर किसने बनवाई? महाराणा प्रताप ने। महाराणा प्रताप ने। सातवीं राजधानी चावड़। सर किसने बनाई? ये भी महाराणा प्रताप ने बनाई। किसने बनाई? महाराणा प्रताप ने। आठवीं राजधानी फिर से चित्तौड़ बनी, चित्तौड़गढ़। किसने बनाई? महाराणा अमर सिंह ने। अमर सिंह ने। नौवीं राजधानी
कौन सी है? वापस उदयपुर बनी, वापस उदयपुर बनी। किसने बनाई? महाराणा भीम सिंह ने, महाराणा भीम सिंह। तो ये राजधानियां बार बार बनी है। देखो नागदा सबसे पहले राजधानी बनी, उसे किसने बनाया? बप्पा रावल ने। दूसरी राजधानी कौन सी बनी? आहड़, किसने बनाई? अल्लट ने। तीसरी चित्तौड़गढ़, किसने बनाई? जेतर सिंह ने। चौथी उदयपुर, किसने बनाई? उदय सिंह ने। पांचवी गोगुंडा, किसने बनाई? उदय सिंह ने। छठी कुंभलगढ़, किसने बनाई? प्रताप ने। सातवीं चावड़, किसने बनाई? प्रताप ने। आठवीं चित्तौड़गढ़, किसने बनाई? अमर सिंह ने। नौवीं उदयपुर, किसने बनाई? भीम सिंह ने। तो दोस्तों ये थी मेवाड़ राज्य की सामान्य जानकारी, जिसमें हमने देखा कि मेवाड़ रियासत का प्राचीन नाम क्या था, मेवाड़ का मेदपाट नाम क्यों पड़ा, गुहिल वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, मेवाड़ राज्य का राज चिन्ह यानी ध्वज कैसा था, मेवाड़ में शासन करने वाले गुहिल वंश के कुल देवता कुल देवी आराध्य देवी कौन थे, और मेवाड़ राज्य की कौन कौन सी राजधानियां हुई है। कल साथियों हमें मेवाड़ में गुहिल वंश के संस्थापक गुहिलादित्य से लेकर आगे के जितने भी शासक हुए हैं उनका अध्ययन करेंगे, जिसमें एक शासक का अध्ययन हम पहले ही कर चुके हैं, बप्पा रावल का। इसलिए जब बप्पा रावल का टॉपिक आएगा उसका वीडियो न बनाकर उससे अगले शासक का वीडियो बना दिया जाएगा, क्योंकि बप्पा रावल का वीडियो बनाया जा चुका है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।